नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश की निजी एरोस्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मॉस अग्निबाण रॉकेट के पहले परीक्षण प्रक्षेपण के लिए तैयार। अब से कुछ ही देर में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च की जाएगी सैटेलाइट। अग्निबाण स्वदेशी रूप से विकसित पहला रॉकेट। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनावी सभाएं। वहीं अमित शाह ओडिशा तो जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में करेंगे चुनावी रैलियां। एक जून को होने वाले अंतिम चरण के चुनाव के लिए विपक्ष ने भी तेज किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ओडिशा में ठोकेंगे ताल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ वाराणसी में करेंगे जनसभा। देश में कहर बरपाती भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर। मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। इस वर्ष जून से सितंबर तक होगी सामान्य से अधिक वर्षा। स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक वीर सावरकर की जयंती आज। विलक्षण प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी वीर सावरकर को कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। चेन्नई स्थित निजी एरोस्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मॉस अग्निबाण रॉकेट के पहले परीक्षण प्रक्षेपण के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसे भारतीय समय अनुसार आज सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले निजी लॉन्च पैड ALP-01 से लॉन्च किया जाएगा। पिछली बार 7 अप्रैल को अग्निकुल कॉस्मॉस ने कुछ तकनीकी मुद्दों का हवाला देते हुए उड़ान भरने से लगभग 92 सेकेंड पहले अपने 3D मुद्रित अर्ध क्रायोजेनिक अग्निबाण रॉकेट के पहले प्रक्षेपण को रद्द कर दिया था। अग्निबाण 100 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को धरती की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। अग्निबाण की और क्या खासियतें हैं, आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर अग्निकुल के पेटेंट अग्निलेट इंजन द्वारा संचालित एक एकल चरण लॉन्च वाहन है और ये दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। ये स्वदेशी रूप से विकसित पहला रॉकेट है जो सब कूल्ड तरल ऑक्सीजन आधारित प्रणोदन प्रणाली से सुसज्जित है। ये रॉकेट इंजन केरोसिन की तरल ऑक्सीजन में जला देगा और इसे सीधे रॉकेट में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 14,000 किलोग्राम वजन उठाकर 100 किलोग्राम का पेलोड 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है। ये निम्न और उच्च झुकाव वाली दोनों कक्षाओं में पहुंच सकता है और पूरी तरह से गतिशील है। इसमें भारत का पहला ईथरनेट आधारित एवियोनिक्स आर्किटेक्चर और पूरी तरह से इन हाउस विकसित ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर भी होगा। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास है और ऐसे में ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले निजी लॉन्च पैड ALP-01 से इसे लॉन्च किया जाएगा। तो अब से कुछ ही देर में इसे लॉन्च किया जा सकता है। और पिछली बार 7 अप्रैल को अग्निकुल कॉस्मॉस ने कुछ तकनीकी मुद्दों का हवाला देते हुए उड़ान भरने से 92 सेकेंड पहले 3D मुद्रित। तो ऐसे में हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश का रुख करते हैं। रितेश, साफ तौर पर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में आज की अगर हम बात करें तो ये पल और ये क्षण क्या कुछ कह रहा है और कितनी तैयारियां इसको लेकर नजर आ रही हैं? गौरव जी, ये पल जो है हम सभी लोगों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अभी ये सफल लॉन्च होने के बाद भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नया कदम रखेगा और एक नई शुरुआत होगी। अभी सबसे बड़ी बात है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में सिर्फ सरकारी संस्थानों द्वारा प्रयोग और शोध किए जा रहे थे और सिर्फ
सरकारी संस्थान भी इसमें हिस्सा ले रहे थे, लेकिन अब जो है प्राइवेट क्षेत्र को आगे किया जा रहा है। और इस अग्निकुल जो है भारत का प्राइवेट ये अंतरिक्ष शोध विज्ञान का काम कर रहा है। और इनके लिए सबसे बड़ी विशेषता ये कमर्शियल सैटेलाइट को कम दूरी पर पृथ्वी से कैसे भेज सकें। और इनका उद्देश्य है कि नए नए शोधों को आगे लेकर के आना अंतरिक्ष से। कल मेरी जो यहाँ पे बात हुई थी मोइन से, जो को फाउंडर हैं अग्निकुल के, और उन सब का ये कहना था कि ये हमारे लिए एक जो पिछले जो फेलियर्स हुए हैं उससे सीखने को मिला है। और इस जो पिछले जो फेलियर्स हुए थे उससे हमें ये जानने को मिला कि कैसे हम एक सक्सेसफुल लॉन्च कर सकें। और यही सीख इनको आगे क्रम दर क्रम जो है परफेक्ट बना रही है। रितेश, तो ऐसे में साफ तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसे में किन किन पॉइंट्स पर जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम स्वदेशी इसे देख रहे हैं। और ऐसे में आने वाले समय में क्या पैरामीटर इससे सेट होता हुआ नजर आएगा? शुरुआती दौर में तो जो बताया जा रहा है कि अगर ये लॉन्च हो जाता है तो इससे हमें 2-3 चीज़ों पे फ़ायदा होने वाला है। पहला, नेविगेशन, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेट नेटवर्क फैसिलिटी, इन सब चीज़ों से हमें शुरुआती दौर में फ़ायदा होगा। लेकिन आने वाले दौर में स्पेस के स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल है, बहुत संभावनाएं हैं। और इन संभावनाओं को आने वाले दिनों में धीरे धीरे परत दर परत खोला जाएगा और परत दर हमारे सामने भी आएगा, हमें भी सीखने को मिलेगा कि आगे क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज इसमें एक बात बताऊं कि हमारी जब इसके अग्निकुल के को फाउंडर अश्विन से बात हुई थी, तो अश्विन का ये कहना था कि स्पेस में रह करके कैसे शोध को अंजाम दिया जाए। हम यहाँ से सैटेलाइट या कुछ चीज़ें भेजें और वो स्पेस से ही कैसे वहाँ शोध किया जाए, वहीं से वही कैसे उस पर काम किया जाए। तो इन चीज़ों की भी संभावना आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। रितेश, हमने देखा कि जिस तरह की स्थितियां रही हैं पिछली बार जैसा हमने देखा, आपकी बार क्या लगता है कि आपकी बार किस तरह से इसको और अच्छी भूमिका में यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है? तो क्या इसके जो मापदंड हैं वो किस तरह से आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? जैसा मैंने बताया कि जो अग्निकुल के को फाउंडर हैं अश्विन और मोइन से मेरी बात हुई थी, और इन दोनों से बात करने पर मुझे कल जो जानकारी मिली थी, कल रात में, उन्होंने बताया था कि पिछली बार जो लास्ट टाइम जो समय पे रोकना पड़ा था लॉन्च को, उसका कारण था कि इनके सॉफ्टवेयर में कुछ बग आ गए थे। कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण लॉन्च को कुछ समय पहले ही कॉल ऑफ किया गया। और अब उन सब चीज़ों से इनको ये सीखने को मिल रहा है, इन्होंने डबल तैयारी कर रखी है कि ऐसे बग टाइप के प्रॉब्लम और पिछले टाइम जो उन्होंने प्रॉब्लम फेस किया था, ये सब चीज़ें उनको दोबारा ना फेस करनी पड़े। और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था। जो आप नोटे डेम जो है उन्होंने दे रखा है 5 जून तक, तो उनका ये कहना था कि हम कॉन्फिडेंट हैं और इस बार हम सक्सेसफुल लॉन्च कर देंगे। ऐसे में रितेश, अब से हम क्या माने कि कितनी देर में ये लॉन्च हो सकता है? वहां पर क्या हलचल नजर आ रही है? क्या अपडेट इसको लेकर मिल पाई है? देखिए, ये 5 बजे से 7:30 बजे तक का 7:20 तक का समय दिया गया है कि लॉन्च हो जाना है। अभी हम लोग अंदर तो नहीं है, इसलिए पूरी डिटेल जानकारी नहीं मिल पा रही है। और अंदर जाने पर हमारा नेटवर्क भी नहीं संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जो हमें अभी तक ज्ञात हो रहा है कि काम चल रहा है और अभी से लेकर के 7 बजे तक कभी भी लॉन्च हो सकता है। ऐसे में 3D प्रिंटेड ये सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, इसकी क्या खासियत है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? सेमी क्रायोजेनिक इंजन ये पहली बार है जो इसरो यूज करने वाला है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको बता दूं कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो कि नॉर्मली फ्यूल उपलब्ध होता है ना किसी भी एयर व्हीकल के लिए, जो वायुयान के लिए, तो उसका यूज किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जा रहा है, जो कि काफी फायदेमंद है। ये पहली बार है जो यूज किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जब ये कॉमर्शियल लॉन्चिंग सक्सेसफुल होती है और हमें कई और साले प्रक्षेपण करने होंगे, तो इसमें ये काफी सहायक सिद्ध होगा।
और धरती की निचली कक्षा में भी स्थापित करने में ये काफ़ी सक्षम माना जा रहा है। ऐसे में इससे कितना बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? जी जैसा मैंने कहा कि इसे हमें आने वाले दिनों में अंतरिक्ष शोध और विज्ञान के क्षेत्र में काफी फायदा मिलने वाला है। और ये सफल प्रक्षेपण के बाद हमें आने वाले दिनों में कई अलग क्षेत्रों में अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े क्षेत्र में कई अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसमें नई चीजें जानने और उसमें शोध करने का मौका मिलेगा। और इस सफल प्रशिक्षण के बाद हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ कई अन्य चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। रितेश, हमने देखा है कि लगातार एरोस्पेस के ये जो सेक्टर है इसमें काफ़ी तेज़ गति से स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। तो ऐसे में इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए फंडिंग भी हो रही है, निवेश भी किया जा रहा है। ऐसे में आने वाला कल इसको लेकर कैसा है, कितना बड़ा सुनहरा अवसर इसे हम कह सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो यूथ है, जो आज की भागीदारी निकल कर सामने आ रही है, वो इसमें देखने को मिल रही है कि इस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसा कि मैं कह रहा था कि ये स्टार्टअप की पहली कंपनी है हमारी। इससे पहले स्काई रूट ने एक ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, लेकिन ये जब होगा, और आपको एक बता दूं कि अग्निकुल को 40 मिलियन का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट मिल चुका है। और अपने इस लगातार प्रयोग के बाद कई सारी कंपनियां हैं जो नजर गड़ाए बैठी हैं। ये कंपनियां केवल भारतीय कंपनियां नहीं हैं, बल्कि देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी हैं कि जो हमारे इस प्रक्षेपण पर नजर बनाए हुई हैं। और जैसे ही सफलता प्राप्त होती है तो कई अन्य चीजों में इन्वेस्टमेंट आएंगे और कई और अन्य हमें अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऐसे स्टार्टअप देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल रितेश, तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि साफ तौर पर हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं और अपने दर्शकों को उससे भी रूबरू कराते हैं, लेकिन आप नज़र बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। और आइए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को आज 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल उन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली और उनकी जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। आज ही अदालत में विभव कुमार के वकील की ओर से सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने की मांग पर भी सुनवाई करेगा। और पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस की ओर से सीएम आवास से लिए गए सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग विभव के वकील ने की थी। अब बताया जा रहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। इससे पहले 30 हजारी कोर्ट के एक आदेश के बाद विभव कुमार को 24 मई को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। सोमवार को उन्होंने जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया और जल्द सुनवाई की मांग की। सोरेन की याचिका पर आज जस्टिस रोंगोन के आपको बता दें कि उनकी बेंच में आज ये सुनवाई होने वाली है और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हेमंत सोरेन को इसमें राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये काफ़ी पेचीदा है और इसको लेकर तमाम जो अहम बिंदु हैं उन पर लगातार चर्चा की जा रही है और उसके बाद अब आगे की कार्रवाई इसी के आधार पर की जाएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाएगा। और हेमंत सोरेन की जो हम देख रहे हैं कि जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे, उसमें आज क्या साफ तौर पर निकलकर सामने आ सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल के रूप में देखा जाएगा। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की सीटों पर प्रचार कार्यक्रम जारी है और लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है। और इसी चरण में लोकसभा सीट वाराणसी में भी वोटिंग होनी है, जिसके लिए पार्टियों की ओर से प्रचार प्रसार जारी है। और इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कुशीनगर और वाराणसी में संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बांसगांव में भी जनसभा करेंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की यह संयुक्त महासभा शाम 4 बजे मोहन सराय में होगी। इसे परिवर्तन रैली का नाम दिया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओडिशा के भद्रक में चुनाव प्रचार करेंगे।
पश्चिम बंगाल में 7वें और अंतिम चरण के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। बारासात लोकसभा सीट से बीजेपी ने स्वप्निल मजूमदार को मैदान में उतारा है। बारासात तृणमूल का गढ़ माना जाता है। मध्यम ग्राम में हमारे संवाददाता विशाल बैरस्टो ने स्वप्निल मजूमदार से खास बातचीत की। देखिए। साइक्लोन की वजह से मौसम का मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी के कैंपेन में कोई कमी नहीं है। मेरे साथ हैं बीजेपी के उम्मीदवार बारासात से स्वप्निल मजूमदार। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से ये कैंपेन चल रहा है। अब कुछ ही दिन रह गए हैं। स्वप्निल जी, अब कुछ ही वक्त बाकी है, किस तरह से आप देख रहे हैं चीज़ों को, किस तरह से आपका कैंपेन चल रहा है? देखिए, कैंपेनिंग तो अभी तक बहुत बढ़िया रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा, लेकिन आज बहुत सारे कार्यक्रम में प्रोग्राम था। ये साइक्लोन का वजह से, बारिश का वजह से रुकना पड़ा। अगला दिन भी बड़ा कार्यक्रम है हमारा। हम उम्मीद करते हैं आज रात तक बारिश रुक जाएंगे। बंगाल में लगातार पोलिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। 5th फेज़ में 73 था, अभी 80 क्रॉस कर गया, लेकिन इसके साथ साथ हिंसा भी बढ़ती जा रही है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? बंगाल का नाम हमेशा हिंसा से जुड़ता है और चुनाव में हिंसा बढ़ जाती है। देखिए, ममता बनर्जी ने अपना पुलिस और गुंडा लोगों को काम पे लगा के अपना कुर्सी कायम पक्का करना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक चाहते हैं उनको हटाना। तो हम सेंट्रल निर्वाचन कमीशन एंड सेंट्रल फोर्सेस जो है उन सबको थोड़ा आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, वो थोड़ा और सख्त रवैये से काम करें। एक आखिरी सवाल, अगर आप बारासात से जीतते हैं तो आप क्या देंगे जनता को, क्या प्रॉमिस कर रहे हैं आप? बहुत सारे काम हैं जो हम अलग से उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में सक्षम रहेंगे जो टीएमसी वाला नहीं कर पाया। तो ये थे स्वप्निल मजूमदार, जिनका ये कहना है कि टीएमसी के राज में बंगाल में हिंसा बढ़ी है, शांति व्यवस्था नहीं है, और ये दोनों ही चीज़ें बीजेपी का जो रूल आएगा उसमें पॉसिबल हो पाएंगी। कैमरामैन पीयूष के साथ बारासात से मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़। और वहीं गंगा और सोन के दोआब में स्थित है आरा संसदीय क्षेत्र। उपजाऊ मिट्टी ने इस क्षेत्र को उर्वर बनाया है। आरा वीरों की भूमि भी है। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख योद्धा बाबू कुंवर सिंह की कार्यस्थली भी आरा ही रही है। और इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर राजकुमार सिंह पर भरोसा जताया है। तो महागठबंधन की तरफ से सीपीआई के सुदामा प्रसाद चुनावी समर में है। क्या है आरा का सियासी मिजाज, देखते हैं धीरज कुमार की इस रिपोर्ट में। आरा का समृद्ध इतिहास ऋग्वेद से लेकर महाभारत कालीन है। शहर में स्थित अरण्य देवी मंदिर गवाह है महाभारत काल में चारों तरफ वनों से घिरे इस क्षेत्र में पांडवों ने वनवास के दौरान वक्त बिताया था। मोरध्वज की कथाओं में भी आरा का जिक्र है। पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों से भरपूर है ऐतिहासिक शहर आरा का इतिहास। मोरध्वज नाम का राजा बनता है और वह मोरध्वज अपने लड़के को आरा से चीर के विष्णु भगवान को आधा अर्पित करते हैं। उसी आरा के चीरने के आधार पर जो है कि आयरन देवी बने और उसी टाइम से ही आरा उसका नाम है। आरा हाउस गवाह है कि ये अमर क्रांति की धरती रही है। अंग्रेजों के बनाए दस्तावेज और भवन आज भी संरक्षित हैं, जहां बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। आरा बाबू जगजीवन राम की जन्मभूमि भी है, जिनकी पदचाप लंबे समय तक भारतीय राजनीति में सुनी गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से तीसरी बार केंद्र सरकार में मंत्री राजकुमार सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं। उन्होंने यहां बीते 10 साल में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सोन नहर का पक्कीकरण, रेलवे का विस्तार, कोइलवर 6 लेन पुल का निर्माण, आरा बक्सर 4 लेन का निर्माण कर क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। आरा पटना 4 लेन का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है। ग्रामीण सड़क, बिजली से लेकर सौर ऊर्जा को राजकुमार सिंह ने गांव-गांव तक पहुंचाया है। विकास हमने किया उतना हमसे पहले किसी सांसद ने नहीं किया, किसी विधायक ने नहीं किया इस जिला के लिए। तो हमने तो जिला का स्वरूप बदल दिया। जितने बड़े काम है सो सब कर दिया। हर गांव में योजना दिया, बिना भेदभाव का योजना दिया। और भी जो हमारे जितना हमने वादा किया था सब पूरा कर दिया। एक हमारा वादा बाकी है,
अब उसको भी करेंगे। अब वो है नहर का पक्कीकरण, उसको भी करेंगे। ये वो अटक गया कहीं, अब उसका छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स में अटक गया, लेकिन उसका भी विकल्प हमने ढूंढ लिया। अब हम हर खेत तक बिजली पहुंचा रहे हैं ताकि किसान का सिंचाई हो जाए। आज सिर्फ बिहार में नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आरा में नहीं कर रहे, देश भर में कर रहे हैं। महागठबंधन ने आरा से सीपीआई एमएल विधायक सुदामा प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। सुदामा प्रसाद ने किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाया है। वो राजकुमार सिंह के विकास को हवाई बताते हैं। कहते हैं राजकुमार सिंह ने किसानों को ठगा है, नहर का निर्माण पूरा नहीं किया है। कुछ बदलाव नहीं हुआ है। आप अंदर में जाकर के देख लीजिए शहर की गलियों की क्या स्थिति है। 2014 और 2019 में माननीय सांसद जी का चुनावी वायदा था कि ये नहरों का पक्कीकरण कराएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आरा में करीब 21 लाख मतदाता हैं। सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए यहां जातीय समीकरण की भी अहम भूमिका होती है। आरा में यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा मतदाता जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि राजनीतिक पंडित कहते हैं कि आरा में बीते सालों में हुए विकास ने जातीय गोलबंदी को तोड़ दिया है। जातीय गोलबंदी बहुत टूट चुकी है। यहाँ पर आम मतदाता सीधे केंद्र की तरफ देख रहे हैं। उनको जातीय गठबंधन इसमें टूटा है बहुत कुछ, और बिहार के रिजल्ट से आप देखिएगा कि बहुत कुछ टूट चुका है। और जनता पढ़ी लिखी हो चुकी है। नवयुवक वर्ग जो 18 से 30 साल की उम्र है, वो सत्य को समझ रहा है। उसको रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, न कि जातिवाद चाहिए। आरा कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन 1984 के बाद कांग्रेस को कभी जीत नहीं मिली। फिलहाल बीजेपी का झंडा बुलंद है और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर आरके सिंह आरा में कमल खिलाने में सफल रहे हैं। अब देखना है कि इस बार विजय श्री का आशीर्वाद किस उम्मीदवार को मिलता है। ऋग्वेद से लेकर महाभारत तक में आरा की चर्चा है। आरा वीरों की भूमि है, बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमि है। बात अगर हम लोकसभा चुनाव की करें तो यहां से बीजेपी के आरके सिंह हैट्रिक के फिराक में हैं, तो सीपीआई एमएल के सुदामा प्रसाद भी कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, आरा। और आइए एक बार फिर से आपको श्री हरिकोटा लिए चलते हैं। अग्निबाण रॉकेट प्रक्षेपण के लिए पूरी तरह से तैयार है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण यह पूरा क्षण है। आइए समझें कि सॉर्टेड में कौन कौन सी तकनीकी संबंधित उपकरण है जो इसे अपने मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करें। हमारा रॉकेट 3 प्रणालियों द्वारा मार्गदर्शित होगा: फिन्स, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल और एल्टीट्यूड कंट्रोल। सॉर्टेड अपनी उड़ान के दौरान अपने ओरिएंटेशन को बनाए रखने और फ्लाइट ट्रेजेक्टरी को नियंत्रित करने के लिए 4 कार्बन फाइबर फिन्स का उपयोग करता है। फिन्स वायु और इंजन सिमेट्री जैसे अस्थिरता के कारकों के खिलाफ एरोडायनामिक फोर्सेस का उपयोग करके प्रतिरोध करते हैं, जिससे रॉकेट को एक पूर्वनामित पथ का पालन करने में मदद मिलता है। सॉर्टेड में 4 कोल्ड गैस थ्रस्टर्स लगे हैं जो प्रेशराइज नाइट्रोजन गैस को निकालते हैं और वह वाहन को नियंत्रण प्रदान करते हैं। इसकी गिम्बलिंग क्षमताएं जो इसके एल्टीट्यूड कंट्रोल मैकेनिज्म के साथ संयुक्त हैं, इसे कंट्रोल वर्टिकल एसेंट करने की अनुमति देती है। हमारे इन हाउस विकसित सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित ईथरनेट आर्किटेक्चर के साथ सॉर्टेड सोफिस्टिकेटेड गाइडेंस, नेविगेशन और ऑटो पायलट के साथ लैस है, जिसे वह सटीक मैन्यूवर्स के लिए अच्छी तरह से तैयार है।
तो ये तस्वीरें हम आपके साथ श्रीहरिकोटा से साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अग्निबाण रॉकेट के पहले परीक्षण प्रक्षेपण के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये सीधी तस्वीरें हम आपके साथ यहाँ पर साझा कर रहे हैं। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले निजी लॉन्च पैड ALP-01 से इसे लॉन्च किया जाएगा और जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण है। रितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, हम तस्वीरों के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर पूरी तैयारियां अब जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और रितेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? रितेश, मेरा आपसे सवाल यही है कि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि अब कुछ ही देर में ये लॉन्चिंग होने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण है। तस्वीरें साफ तौर पर हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं और इस अहम पल के लिए हम सब इसके गवाह बन रहे हैं। क्या ताज़ा हलचल वहाँ पर नज़र आ रही है? ताज़ा हलचल में आपको प्रयोग प्रशेषण से यदि अलग हट के बताऊं तो मैं देख रहा हूं कि काफ़ी सारे IIT मद्रास के फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, जो नहीं भी जुड़े हुए थे, वो काफ़ी उत्सुकता बढ़ी हुई है उन लोगों में। और मैं देख रहा था कि चेन्नई से काफ़ी लोग श्रीहरिकोटा आए हुए हैं सिर्फ इस सफल प्रशिक्षण को देखने के लिए कि कब होता है और उसके बाद टीम का उत्साह बढ़ाएंगे। और मैंने देखा है कि ये पहली बार है जो आज तक हम लोगों ने देखा था, ये पहली बार है कि किसी कमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है और ये प्राइवेट कंपनी कर रही है। तो पहले तो सिर्फ मीडिया और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती थी, लेकिन इस बार देखा है कि कई परिवार वाले जो हैं वो भी आ रहे हैं और टीम से जुड़े लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे और वो भी इस सफल प्रक्षेपण को देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये हलचल देख रही है और सुबह से मैं देख रहा हूँ, कल सुबह नहीं, मतलब जब हम लोग कल से आए हुए हैं तो कल शाम से देख रहा हूँ कि ये हलचल बनी हुई है और लोग आ रहे हैं, केवल IIT से नहीं, जो टीम से जुड़े लोग हैं उनके परिवार के लोग भी यहाँ इस चीज को देखना और इसका अनुभव करना चाह रहे हैं यहाँ से। रितेश, आपने लोगों से भी वहाँ पर बात की होगी, क्या उनके मन में भाव है इस पूरे, अगर हम कहें कि ये जो पूरी प्रणाली है इसको लेकर, क्या उनके मन में भाव नजर आ रहा है? मैंने बहुत लोगों से बात की थी लेकिन बहुत कम लोग, मतलब कोई इस बात की टेक्निकलिटी की जानकारी है, क्या होगा आगे जाने पर क्या। अधिकांश लोगों में इस बात को लेकर के उत्सुकता है कि सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को यह काम दिया गया है और इस बात की सबसे बड़ी खुशी है लोगों में कि अब आने वाले दिनों में हम कई और ऐसे प्रक्षेपण देख सकेंगे, लॉन्च देख सकेंगे जिसमें प्राइवेट कंपनियों का योगदान ज्यादा रहेगा। अब तक हमने यही देखा है कि इसरो की भूमिका रही है और उसने सैटेलाइट्स, कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह का यूज करते हुए अपने सैटेलाइट या बाहर के देशों के सैटेलाइट को लॉन्च किया है, लेकिन ये पहली बार होगा और ये इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो है इसका प्रयोग किया जा रहा है और ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पे बना है। रितेश, इससे अगर हम कहें तो आम जो जनमानस है इस पूरे परीक्षण की अगर हम बात करें, इस प्रक्षेपण की बात करें, तो आम जनमानस को इससे कितना बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? आम जनमानस को अभी हम यदि फायदों के बारे में गिनना शुरू कर दें तो हमें लगता है कि हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती दौर में यदि बताऊं कि आम जनमानस को यही फायदा होगा कि हमें नेविगेशन, क्लाइमेट और इंटरनेट, इन सब चीज़ों से जुड़े चीज़ों में फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में कई परतें खुलने वाली हैं, कहाँ कहाँ हम क्या कर सकेंगे इसकी जानकारी हमें भी नहीं है पूरी, और जो शोध में लगे हुए हैं उनके दिमाग में है, लेकिन वो जब तक ये सफल प्रयोग ना हो जाए उसके बाद ही बता पाएंगे और उनके दिमाग में क्या चला और किन किन क्षेत्रों में ये कर सकते हैं, आगे निकल सकते हैं और शोध कर सकते हैं। रितेश, जैसा कि हम इसको देख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये बहुत अच्छी तरीके से साबित होता है और आगे बढ़ता है तो हम इस बात को भी मान सकते हैं कि आने वाले समय में स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, जो और ज़्यादा इनोवेशंस आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं इस पूरे सेक्टर में। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रयोग के बाद
कई सारी कंपनियां आएंगी जो कि स्टार्टअप कंपनियां होंगी और वो सिर्फ स्पेस रिसर्च से जुड़ी हुई होंगी। और मैं आपको बता दूं कि अग्निकुल को पहले भी जो है 40 मिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट मिल चुका है और वो आगे भी कई चीज़ों में इस प्रयोग के बाद काम करने वाले हैं। लेकिन केवल अग्निकुल ही नहीं, कई इस प्रयोग के बाद कई सारे शैक्षणिक संस्थान आगे आएंगे या फिर कई यंग माइंड, टैलेंटेड माइंड विल कम फॉरवर्ड और वो जो है स्पेस रिसर्च से जुड़े क्षेत्र में नई चीजें, नई खोज और नए स्टार्टअप को स्थापित करेंगे। आने वाले दिनों में हमें ये देखने को मिलेगा और नए नए प्रयोग होते रहेंगे। वर्टिकल लिफ्ट की जिसकी बात होती है, ये इसको किस तरह से ऑफ कर पाएगा? क्योंकि ये टेक्निकलिटी वाली जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो इस रॉकेट में हैं। तो ऐसे में इसके लिए क्या कुछ नज़र आ रहा है और क्या अब तक आपको बताया गया है कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो इससे और ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी? देखिए, जो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की जहाँ तक बात है तो मैंने बताया था कि नेविगेशन, क्लाइमेट चेंज और इंटरनेट, ये चीज़ें बहुत, और सबसे बड़ी बात तो इंटरनेट और क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों का स्टडी करने के लिए और गहन अध्ययन करने के लिए ये हमें काफ़ी लाभ पहुंचाएगा आने वाले दिनों में। जैसे भी कई क्षेत्रों में, जैसे मैं आपको अपना ही उदाहरण दे दूं कि यहाँ श्रीहरिकोटा में जहाँ लॉन्च ALP-1 है, वहाँ जाने पर हमारा मोबाइल के नेटवर्क नहीं आ पा रहा है, वहाँ से हम आपके संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं, हमें बाहर आकर के ये लाइव करना पड़ रहा है। तो ऐसी सब समस्याएं आने वाले दिनों में हमें और आम लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी, ये हम अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये शोध जो है इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में केवल हम इसी पे सीमित रह जाएंगे, ये नहीं है। आने वाले दिनों में कई और परतें हैं जो परत दर परत खुलती जाएंगी। तो ऐसे में हमने जैसा कि क्लाइमेट को लेकर बात करी, क्लाइमेट पर किस तरह से वहाँ पर जो क्लाइमेट है उसको किस तरह से ये वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लाइमेट को लेकर जो तमाम चैलेंजेस हैं उसमें किस तरह से ये अपनी रूपरेखा निर्धारित करता हुआ नजर आएगा? देखिए, क्लाइमेट अभी हमने देखा है कि साइक्लोन, और हम पिछले काफ़ी सालों से ऐसे साइक्लोन या क्लाइमेट इश्यूज से जूझते आ रहे हैं। प्रचंड गर्मी, भारी बारिश, कहाँ कब बारिश हो जाए, तो इन सब चीज़ों के अध्ययन में हमें काफ़ी सहायता मिलेगी ऐसे प्रशिक्षण के बाद। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इन एडवांस इन सब को स्टडी कर लेंगे और स्टडी करने के बाद अपने को तैयार कर पाएंगे कि कैसे ऐसी परिस्थितियों से निपटा जा सके आने वाले दिनों में। स्टार्टअप की जैसा कि हम बात कर रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो ऐसा सेक्टर है कि जिसमें बहुत तेज़ गति से स्टार्टअप में और ज़्यादा फंडिंग इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ऐसे में आने वाले समय में हम मान सकते हैं कि और भी ऐसी कंपनियां हैं जो इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी हाँ, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है और मुझे जहां तक जानकारी मिल रही है कि IIT मद्रास ही कई ऐसे चीज़ों प्रयोगों और प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है कि आने वाले दिनों में हमें केवल IIT मद्रास से ही ऐसी कई कंपनियां देखने को मिल सकती हैं कि जो स्टार्टअप और स्पेस इंडस्ट्री के लिए, स्पेस रिसर्च साइंस के क्षेत्र में काम करेंगे। और ये केवल मैं IIT मद्रास की बात कर रहा हूँ, लेकिन देश और दुनिया में कई ऐसे लोग हैं। लेकिन ये पल जो हम लोग यहाँ आज महसूस करने के लिए सारे लोग खड़े हुए हैं, ये सफल प्रयोग होने के बाद हम अपने आप को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक मजबूती से खड़ा कर पाएंगे, मजबूती से दिखा पाएंगे। आगे की रूपरेखा इसमें कैसी हो सकती है? यहाँ पर रितेश, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरह की जो स्थितियाँ हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से एरोस्पेस पे काम किया जा रहा है। ऐसे में आगे की रणनीति किस तरह से बढ़ती हुई, निकलती हुई सामने आ रही है? देखिए, आगे की रणनीति में मैं आपको बताऊं तो अग्निकुल जो स्टार्टअप कंपनी है, इसके मेंटोर S चक्रवर्ती जी हैं। बहुत पहले हमने बात की थी और बहुत पहले हमने अग्निकुल की एक स्टोरी भी की थी उनसे बातचीत करके। और उन्हीं प्रोफेसर का एक और प्रयोग है जो कि जो फ्लाइंग ड्रोन होती है ना, उससे कैसे सिंगल लोगों को भेजा सके, ड्रोन का उपयोग कैसे ट्रांसपोर्टेशन में हो सके और शॉर्ट डिस्टेंस को कैसे कवर किया जा सके। तो ऐसे ये तो डिस्टेंस के लिए है, लेकिन एरोस्पेस में उन्हीं के कई छात्र हैं जो काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में हमें बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन वो चीज़ें अभी साफ नहीं
अभी जो शोध कर रहे हैं उन लोगों ने अभी तक भी कुछ स्पष्ट तौर पे ना हमसे जानकारी साझा की है, लेकिन जैसे प्रोफेसर्स और अन्य लोगों से बातचीत होती रहती है तो उनसे यही देखने और जानने को मिलता है कि कई और चीज़ें आने वाले देखने को हमें मिलेंगी। और ये केवल सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी के रिसर्च में नहीं है, इससे जुड़े कंपोनेंट होते हैं कई चीज़ों को, तो इससे भी कई सारे स्टार्टअप को जो है ना मौका मिलेगा और वो भी पनप पाएंगे, उनको भी पनपने और फलने फूलने का भी ये मौका मिलेगा आने वाले दिनों में। रितेश, इस रॉकेट के अगर खासियतों की बात की जाए तो क्या क्या खासियतें इसमें हैं जो इसे बाकी रॉकेट से अलग करती हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत मैं आपको सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें लिक्विड प्लस ऑक्सीजन फ्यूल का यूज़ किया जा रहा है। और जो कॉमन जो ये पहली बार होगा जो इस तरह की तकनीक का यूज़ किया जा रहा है। और इस तकनीक के सफल प्रक्षेपण के बाद हम अपने आप को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में मजबूती से खड़ा कर पाएंगे और नई तकनीकों के लिए भारत आने वाले दिनों में जाना जाएगा। तो क्या इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो आगे भी हमें देखने को मिलेंगी इस रॉकेट के बाद, इसके सफल प्रक्षेपण के बाद? जी हाँ, ऐसे कई, ये ही नहीं, ऐसे कई सारे प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। और ये जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि कई ऐसी चीजें हैं जो परत दर परत आने वाले दिनों में खुलेंगी और उसके बारे में हमको धीरे धीरे जानकारी मिलेंगी। और ये तो पहली टेक्निक है जो हम बता रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है। आने वाले दिनों में कई, और ये जो है इंडिजीनियस बना हुआ सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, तो आने वाले दिनों में हमें कई और ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। रितेश, वैज्ञानिकों का क्या कहना है, वो कितना उत्साहित हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? मेरी अभी तक जो टीम से बात हुई है वैज्ञानिकों से जो इस पे काम कर रहे हैं, और उन सब का वो सब काफ़ी उत्साहित हैं इस चीज़ को लेकर के। और जब मेरी पहले भी बात हुई तो उन्होंने यही कहा था कि पिछले दिनों का फेलियर से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और यही कारण है कि नोटैम जो है ना वो उन्होंने लेके रखा हुआ है, तो ये 5 जून तक जारी रहेगा। तो ये कॉन्फिडेंट, जो कल मेरी मोइन से और अश्विन से बात हुई थी, उन लोगों का, श्रीनाथ से बात हुई थी, उन लोगों का यही कहना था कि ये हमने नोटैम जो दिया हुआ है ये हमारे कॉन्फिडेंट को बताता है कि हम इस दिन तक कर लेंगे अपना प्रक्षेपण। और यही हमें देखने को मिल जाएगा। आज ही ये पता चल जाएगा कि क्या सफल प्रयोग ये लोग कर पा रहे हैं और उनका उत्साह कितना बढ़ रहा है इसके आने के बाद। और इसके बाद ही हमें आगे जानकारी मिल सकेगी कि और इनके दिमाग में क्या है और किन किन चीज़ों पे ये आगे काम कर रहे हैं। पिछली बार जो हमने देखा था कि जो टेक्निकल ग्लिच आया था, अब की बार उसको दूर करने के लिए किस तरह से वहां पर रूपरेखा तैयार की गई थी, और अब की बार ऐसा कुछ ना हो इसके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, पिछली बार जो मेरी बात हुई थी, ये सॉफ्टवेयर में टेक्निकल ग्लिच के कारण ये प्रक्षेपण संपन्न नहीं हो पाया था और उस चीज़ों को दूर किया गया है। और ये पहली बार तो नहीं था, ये कई दफ़ा इनको कॉल ऑफ करना पड़ा है। तो हर छोटी छोटी चीज़ें जो, और ये सब छोटी छोटी कमियों और खामियों के कारण ना हो पाया था, और ये चीज़ें इनको जो है ये गलतियाँ जो पहले हो चुकी है, इनसे इनको सीखने को मिल रहा है। और अभी ये काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ये चीज़ें नहीं, जैसे मैं टेक्निकल ग्लिच के बारे में था तो इन्होंने कहा कि अभी वी आर मेकिंग डबल श्योर दैट सच काइंड ऑफ थिंग्स हम लोग आगे आने वाले, ये आगे के चीज़ों में हमें ये चीज़ें फेस करने को नहीं मिलेंगी। चलिए, शुक्रिया रितेश आपका, लेकिन आप नज़र बनाकर रखिए, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और ऐसे में ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी तस्वीरें भी हम आपको श्री हरिकोटा से दिखा रहे हैं। और ऐसे में आपको ये भी बता दें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितेश, क्योंकि आप लेकिन नज़र बनाकर रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अब आप देखिए ये तस्वीर श्री हरिकोटा से, और तमाम यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि तैयारियाँ जो हैं वो पूरी कर ली हैं, बस वो क्षण आने ही वाला है अब से कुछ ही देर में। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो परीक्षण है वो प्रक्षेपण के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। तस्वीरें इसकी बानगी पेश कर रही हैं और जो निर्धारित समय था वो सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच था, तो अब से बस कुछ ही देर में ये लॉन्च होने वाला है। और इसके बारे में और भी जानकारी आपको दे दें कि पिछली बार ये 7 अप्रैल को अग्निकुल कॉस्मोस ने कुछ तकनीकी मुद्दों का हवाला देते हुए उड़ान भरने से लगभग 92 सेकेंड पहले अपने 3D मुद्रित अर्ध क्रायोजेनिक अग्निबाण रॉकेट के पहले प्रक्षेपण को रद्द कर दिया था।
अग्निबाण 100 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को धरती की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। अग्निबाण की और तमाम जो खासियतें हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर अग्निकुल के पेटेंट अग्निलेट इंजन द्वारा संचालित एक एकल चरण लॉन्च वाहन है और इससे काफ़ी सफलता भी मिलती हुई नजर आएगी क्योंकि ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करेगा। हमने देखा है कि एरोस्पेस एक ऐसा सेक्टर है जहां पर तमाम इनोवेशंस और क्रिएटिविटी की बात होती है। तकनीक जो है उसमें टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़कर नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। इस रॉकेट में भी वो सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा ये जब शुरुआत इसकी हो जाएगी तो आने वाले समय में भी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूती मिलती हुई नज़र आएगी क्योंकि जो तमाम युवा हैं वो नए नए आइडियाज़ को लेकर, नए नए इनोवेशंस को लेकर, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि हमने देखा है कि जो क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो पूरी दुनिया उससे दो चार उससे हो रही है। तो ऐसे में ये जो पूरा क्षण है ये काफ़ी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक बल मिलता हुआ नजर आएगा। आने वाले समय में दुनिया के लिए और ख़ास तौर पर भारत के लिए ये बहुत बड़ा क्षण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें अब तेज़ गति से आगे बढ़ता हुआ नए आइडियाज़ के साथ आगे आ रहा है और उसकी बानगी ये रॉकेट पेश करता हुआ नज़र आ रहा है। और आने वाले समय में इससे और ज़्यादा मजबूती और बल मिलेगा, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, और ज़्यादा इसमें फंडिंग आएगी और जो आने वाले समय में और बड़े रॉकेट्स को बनाने में काफ़ी कारगर साबित होंगी। तो ये 3D प्रिंटेड ये पहला जो रॉकेट है, इसकी जो तमाम खासियतें हैं वो यही हैं कि आप देखिए कि किस तरह से जीपीएस सिस्टम को और ज़्यादा ये दुरुस्त और सुचारू रूप से संचालित करने में सक्षम होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम क्लाइमेट चेंज की जो बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट किस तरह से जिस तरह से लगातार वहाँ पर जो चुनौतियाँ देखने को मिल रही हैं उससे पार पाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके अलावा जो और भी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका प्रयोग इसमें किया गया है। तो जो आने वाला समय है यानी कि जो भविष्य है वो किस तरह से निर्धारित करेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल के रूप में सामने आएगा। तो तमाम बड़े मापदंड यहाँ से निकलते हुए सामने आएंगे और इसमें तमाम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है जो भविष्य में अभी से एक बड़े कदम के रूप में इसको देखा जा रहा है। ये स्वदेशी रूप से विकसित ये पहला रॉकेट है जो सब कूल तरल ऑक्सीजन आधारित प्रणोदन प्रणाली से सुसज्जित है और ये रॉकेट इंजन केरोसिन को तरल ऑक्सीजन में जला देगा और इसे सीधे रॉकेट में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे ही इसकी सफल प्रक्षेपण इसका होगा, हम इसकी सीधी तस्वीरें आपके साथ साझा करते रहेंगे। आइए अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं। तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 7वें चरण में जहानाबाद सीट पर होने वाला चुनाव सबसे दिलचस्प है। 2019 में जहानाबाद सीट जेडीयू ने बहुत ही मुश्किल से निकाली थी। जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी केवल 1700 वोटों से जीत पाए थे। उन्होंने आरजेडी के सुरेंद्र यादव को हराया था और इस बार भी लड़ाई चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और सुरेंद्र प्रसाद यादव के बीच ही है। लेकिन बसपा के टिकट पर अरुण कुमार और निर्दलीय आशुतोष कुमार भूमिहार वोट पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। तो वहीं मुन्नी लाल यादव वोट को लेकर खेल बिगाड़ रहे हैं। क्या कुछ खास है इसमें, देखिए खास रिपोर्ट। जहानाबाद लोकसभा सीट पर इस बार सीट बचाने और कब्जाने की जंग है। इस सीट पर एनडीए, इंडी गठबंधन और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। जदयू के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और आरजेडी के सुरेंद्र यादव आमने सामने हैं। लेकिन हाथी पर सवार होकर पूर्व सांसद अरुण कुमार ने जहानाबाद के चुनावी समर को दिलचस्प बना दिया है। जेडीयू उम्मीदवार और वर्तमान सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी अपनी जीत के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने रिकॉर्ड काम किया और इसी के आधार पर जनता से समर्थन मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं और भारत का नाम उन्होंने दुनिया में रोशन किया है और देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ हर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह से बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी
वो बद से बदतर स्थिति थी। आज बिहारी लोग कहीं भी जाते हैं देश या प्रदेश तो शान से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, इसलिए कि यहाँ एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी काम उन्होंने किया है। वहीं जहानाबाद सीट से आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र यादव भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं और कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। कुछ ऐसा करना पड़ेगा, वहाँ सरकार के बीच में बात रखना पड़ेगा, वहाँ से ला के यहाँ दे, तभी हर घर में 5 गो 4 गो 2 गो बेरोजगार है, तभी बेरोजगारी दूर होगा, तभी जहानाबाद का कुछ काम बनेगा। वहीं 1999 और 2014 में यहां से सांसद रहे अरुण कुमार के बीएसपी से चुनावी मैदान में उतरने से जेडीयू को इससे नुकसान हो सकता है। एलजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे अरुण कुमार एलजेपी से टिकट कट जाने के बाद बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने मन बना लिया कि अरुण कुमार को टिकट नहीं लेने देंगे, भ्रष्टाचारियों को टिकट देंगे, तब मैं क्या कर सकता था? मेरे पास तो चूंकि विकल्प सुंदर यही था और बसपा के लोगों ने हमको कहा कि आप गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं तो आप इस काम को कर सकते हैं, मेरी पार्टी है, आप लड़ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे ताकत देने के काम किया। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में 16 लाख से अधिक मतदाता हैं। आम लोगों का मानना है कि पिछले 20 वर्षों से कई प्रतिनिधियों को जनता ने चुना, लेकिन यहाँ की समस्याएं जस की तस हैं। सबसे बड़ा समस्या यहाँ रोजगार का है। किसी प्रकार का कोई फैक्ट्री नहीं है, जिसके कारण यहाँ के बच्चे को दूसरे जिले या स्टेट में कमाने के लिए जाना पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ किसानों की है। यहाँ जो भी नदियाँ बहती है, बरसाती नदी है, पानी आता है और चला जाता है। ऐसी स्थिति में पानी अगर रोकने का कोई प्रबंध हो जाए। जो हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है उसका एक बड़ा पार्ट है अरवल, और उसके अलावा एक बड़ी आबादी भी जो है जो जहानाबाद शहर से लेकर के पश्चिम साइड की तरफ जाती है, उसमें जो है एक रेलवे क्रॉसिंग है, उसकी बहुत समस्या है। और जैसे ही बरसात आता है उसमें घुटने नहीं बल्कि कमर भर पानी जो है उसमें भर जाता है। इस वजह से वहाँ जो पश्चिमी इलाका है वो जहानाबाद से बरसात के दिनों में बिल्कुल कट सा जाता है। जहानाबाद के रण में जीत चाहे जिसकी भी हो, पर मुकाबला दिलचस्प है। ऐसे में अपने कोर वोटर्स को जो जितना समेट पाएगा उसकी पहुंच संसद के उतनी ही नजदीक होगी। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में मुकाबला कांटे का है। यहाँ पर निवर्तमान सांसद जदयू के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का मुकाबला आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव से है। हालांकि मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश बसपा कैंडिडेट अरुण कुमार कर रहे हैं, लेकिन इस मुकाबले में नंबर 1 पर कौन रहेगा इसका फैसला तो जनता जनार्दन तय करेगी। कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, जहानाबाद। और वहीं भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। विभाग ने इस वर्ष जून से सितंबर तक मानसून में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान 106% बारिश होने का अनुमान है। इसमें 4% का फेरबदल हो सकता है। उन्होंने कहा कि मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में वर्षा सामान्य से अधिक, पश्चिमोत्तर भारत में सामान्य तथा पूर्वोत्तर में सामान्य से कम रहने की संभावना है। जून में पूरे देश में बारिश सामान्य रहेगी। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए पहले चरण के अनुमान में समूचे देश में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना व्यक्त की थी और दूसरे चरण में इसमें कोई बदलाव नहीं है। डॉक्टर महापात्रा ने कहा है कि अगले 5 दिनों में मानसून के केरल पहुंचने के लिए परिस्थिति अनुकूल बनी हुई है। 2024 साउथ वेस्ट मानसून के बारे में आज सेकेंड अपडेट जारी किया गया है। इसके हिसाब से पूरी भारतवर्ष की एवरेज रेनफॉल सामान्य से 6% ज़्यादा होने का संभावना है। सामान्यतः 87 सेंटीमीटर रेनफॉल 1 जून से 30 सितंबर के दौरान रिकॉर्ड किया जाता है। इसी पीरियड में 87 सेंटीमीटर की 106% होने का संभावना है। और वहीं जल्द ही आयुष सेक्टर में स्वास्थ्य बीमा के लिए देश के सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसके तहत पंचकर्म से लेकर नेचुरोपैथी तक का चिकित्सा लाभ मिलेगा।
और इसके लिए सोमवार को आयुष मंत्रालय ने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बीमा कंपनियों के सीईओ और आयुष अस्पतालों के मालिकों की एक अहम बैठक बुलाई। बैठक में बीमा कवरेज के लिए सरकारी और निजी आयुष अस्पतालों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके लिए मानक बनाए गए हैं। इसी साल इरडा ने स्वास्थ्य बीमा में आयुष चिकित्सा को भी शामिल करने का आदेश जारी किया था। स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष को अन्य उपचारों के बराबर रखने के साथ साथ पॉलिसी धारकों को अपनी पसंद के अनुसार उपचार करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। बैठक के बाद आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। बात करने के लिए हमारे साथ है केंद्रीय आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा। सर, जो हर्डल आ रही है, कई सारी दिक्कत आ रही है, उसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? देखिए, पिछले कई दिनों से हम इंश्योरेंस सेक्टर के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और एज एन आउटकम हमने एक कोर कमेटी बनाई जिसके चेयर प्रोफेसर बेजोन मिश्रा कर रहे हैं और IRDA के साथ मिलकर के हमने जब उनको रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने एक सर्कुलर एक प्रकार से इंश्योरेंस कंपनीज के लिए निकाला कि किसी भी रोग की चिकित्सा के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यदि वो रोग की चिकित्सा आयुष से करे या कन्वेंशनल सिस्टम से करे तो उनका डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये 1 अप्रैल से लागू हो गया। हम इसके अंदर क्वालिटी लाने के लिए बहुत मल्टीपल फ्रंट पर काम कर रहे थे काफ़ी दिनों से। जैसे BIS में हमने इंडियन स्टैंडर्ड्स पर काम शुरू किया। BIS ने बहुत हेल्प करी, एक आयुष वर्टिकल बना। 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट सर्विसेज पर उन्होंने इंडियन स्टैंडर्ड्स बनाए। अभी हम ISO में एक सेक्शनल कमेटी का प्रपोजल, उसका वोटिंग पेंडिंग है, तो ये सब ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड हो जाएगा। ऐसे हम NABH के साथ मिलकर काम करें तो उन्होंने एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन, डे केयर सेंटर सर्टिफिकेशन, हॉस्पिटल सर्टिफिकेशन, ये सब प्रारंभ किया और ऐसे 300 के आसपास तो नेशनल अपने देश में फुल एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स भी हैं, ये भी हुआ है। ऐसे DGHS आयुष वर्टिकल जो पिछले दिनों कैबिनेट ने अप्रूव किया, दोनों मंत्रालय ने साथ में मिलकर के DGHS के आयुष वर्टिकल बनाया, तो उन्होंने इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स आयुष बनाया, पब्लिश हुआ। ऐसे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस मस्कुलोस्केलेटल का बनाया और वो कन्वेंशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स को एक्सपर्ट के द्वारा रिव्यू हुआ, वेट हुआ, वो भी पब्लिश हुआ। तो हम ये सब काम कर रहे थे। इसका कारण ये था कि इंश्योरेंस कंपनीज को फैसिलिटेट तब कर सकते हैं कि जब वो उसके बारे में उनके पास स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हो। वो स्टैंडर्ड्स के आधार पर वो पैकेजेस फ्रेम करें और इसमें दे आर कंफर्टेबल और उनको ये चाहिए। तो हमने पहले तो इकोसिस्टम बनाया। नाउ वी आर रेडी, नाउ दैट हमारे पास स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है। क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, साइंस बेस्ड इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इंश्योरेंस का हम लोगों को बड़ा सपोर्ट चाहिए। एवरीबडी इज रेडी, दे व्हाट दे लुक फॉर इज द स्टैंडर्ड्स और ये तय है। तो आज हम इस पर मंथन कर रहे हैं कि कैसे इसको बहुत बड़ा लेके जाएं, कैसे स्केल अप करें। अभी कितने पैकेजेस हैं? अभी 280 से ज़्यादा पैकेजेस ऑलरेडी है, लेकिन उसमें कुछ गैप है। गैप ये है कि जैसे वो आयुष एक पैकेजेस को हमारे सेक्टर को ही पता नहीं कि कैसे इसको क्लेम करें, तो हम सेक्टर का कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज को हम हैंड होल्ड कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। कैमरामैन आशीष के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और आज स्वतंत्रता संघर्ष के अमर नायक वीर सावरकर की आज जयंती है। विलक्षण प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी वीर सावरकर को आज कृतज्ञ राष्ट्र नमन कर रहा है। आज वीर सावरकर को याद करने का दिन है। सावरकर एक अप्रतिम क्रांतिकारी, दृढ़ राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, महान इतिहासकार थे। वीडी सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगोर गांव में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। साल 1940 में वीर सावरकर ने पूना में अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साल 1905 के बंग भंग के बाद साल 1906 में स्वदेशी का नारा दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। साल 1907 में सावरकर ने 1857 की लड़ाई को भारत का स्वाधीनता संग्राम बताते हुए करीब 1000 पृष्ठों का इतिहास लिखा। सावरकर ने कलम कागज के बिना काला पानी के दौरान जेल की दीवारों पर पत्थर के टुकड़ों से कविताएं लिखी। भारत के इस सपूत ने अपना पूरा जीवन अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर जिया और अपना प्राणोत्सर्ग भी अपने सिद्धांतों के अनुरूप उपवास करते हुए किया। सावरकर दुनिया के अकेले स्वतंत्र योद्धा थे जिन्हें 2-2 आजीवन कारावास की सजा मिली। वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया।
वीर सावरकर ने कहा था, मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा में ईश्वर सेवा है, ये मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की। 26 फरवरी 1966 को उनका 83 साल की उम्र में निधन हो गया और पंच तत्व में उनका शरीर विलीन हो गया। स्वातंत्र्य वीर सावरकर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं आज स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक वीर सावरकर की जयंती है। सावरकर दुनिया के अकेले स्वतंत्र योद्धा थे जिन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा मिली। सजा को पूरा किया और फिर से राष्ट्र जीवन में सक्रिय हो गए। उनकी जयंती पर पेश है एक खास रिपोर्ट। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। वीर सावरकर का जन्म आज ही के दिन 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के गांव भगूर में धर्मपरायण एवं देशभक्त परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, समाज सुधारक और हिंदुत्व के दर्शन के सूत्रधार थे। उनके पिता दामोदर पंत सावरकर और माता यशोदा सावरकर थे। सावरकर ने बेहद कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। सावरकर के भाई बहन गणेश, मैनाबाई और नारायण थे। वह अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे और यही कारण था कि उन्हें वीर कहकर बुलाया जाने लगा। सावरकर अपने बड़े भाई गणेश से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने उनके जीवन में प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। वीर सावरकर ने मित्र मेला के नाम से एक संगठन की स्थापना की जिसने लोगों को भारत की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। विनायक केवल 8 से 10 वर्ष की उम्र से ही कविताएं लिखने लगे थे। उनकी कविताएं उस समय के प्रसिद्ध मराठी समाचार पत्रों में प्रकाशित होने लगी थी। उनकी कविताएं छापने वाले संपादक भी बिना जाने यह नहीं कह सकते थे कि ये कविताएं किसी 10 वर्ष के बालक ने लिखी है। उनके जीवन पर छत्रपति शिवाजी का बहुत गहरा प्रभाव था। शिवाजी की विजय गाथाएं विनायक स्वयं तो बड़े चाव से पढ़ते ही थे, अपने मित्रों को भी गर्व के साथ सुनाया करते थे। शिवाजी एवं अन्य महापुरुषों की वीर गाथाएं पढ़कर उनके मन में भी देशभक्ति, बलिदान, त्याग, समर्पण और देश सेवा की भावनाएं जोर मारने लगी थी। सावरकर ने फर्गसन कॉलेज, पुणे, महाराष्ट्र से बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई पूरी की थी। वे द ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ ग्रेस इन लंदन में बैरिस्टर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई करने का प्रस्ताव मिला और उन्हें स्कॉलरशिप की पेशकश भी की गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उन्हें इंग्लैंड भेजने और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में मदद की। यही उत्तरी लंदन में एक छात्र निवास था। लंदन में वीर सावरकर ने अपने साथी भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक संगठन फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के कारण वीर सावरकर की ग्रेजुएशन की डिग्री वापस ले ली। जून 1906 में वे बैरिस्टर बनने के लिए लंदन गए। जब वे लंदन में थे तो उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय छात्रों को ब्रिटिश औपनिवेशिक आकाओं के खिलाफ प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हथियारों के इस्तेमाल का समर्थन किया। 13 मार्च 1910 को उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमे के लिए भारत भेज दिया गया। हालांकि जब उन्हें ले जाने वाला जहाज फ्रांस के मार से पहुंचा तो सावरकर उनके चुंगल से निकल गए, लेकिन फ्रांसीसी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें अंडमान में जेल की सजा सुनाई गई थी। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों, विचारों एवं संगठन क्षमता से अंग्रेज भयभीत हो गए थे। अंग्रेजों ने सावरकर को पकड़कर काला पानी भेज दिया। अंग्रेज उनके नाम से इतने डरे हुए थे कि अंडमान में सावरकर को डेंजर कैटेगरी में रखा गया। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी व्यक्ति को 2 बार आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई हो। उन्होंने जेल में बंद अनपढ़ दोषियों को शिक्षा देने की भी कोशिश की। आगे चलकर उन्होंने अपनी संपूर्ण प्रतिभा से देश की सेवा की। 26 फरवरी 1966 को 83 वर्ष की आयु में सावरकर पंच तत्वों में विलीन हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
अभी मई का महीना खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन मौसम के तीखे तेवरों से देश के कई हिस्सों में अभी से भीषण तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है। हालात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि गर्मी से बचकर पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करने वालों के लिए भी राहत नहीं है, क्योंकि शिमला में भी तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है। दिल्ली के मुंगेशपुर में कल 48.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो कि अधिकतम है। एक नज़र मौसम के हालात पर। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। आसमान से बरसती आग और लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और आसपास के कई हिस्सों में लू से लेकर गंभीर लू चलने की संभावना है। 30 मई से इसमें धीरे धीरे कमी आने की भी संभावना है। दिल्ली समेत कई राज्यों में लू कहर ढा रही है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां भी तेज तापमान की चपेट में हैं। शिमला में 30.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सोमवार इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा, जबकि ऊना में 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन चल रहा है। 30 मई को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करेगा। इसके वजह से अरबियन सी में भी मॉइस्चर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ आने की संभावना है। इसको देखते हुए हम आज पूर्वानुमान किए हैं कि 29 तारीख तक ये हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन जारी रहेगा। शिमला में पिछले कल 2014 के बाद जो है 30.6 जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, और इसी तरह से प्रदेश के कुछ अधिकांश हिस्सों में हीट वेव कंडीशन प्रिवेल की। मौसम विभाग ने मॉनसून के मोर्चे पर देशवासियों को अच्छी खबर देते हुए कहा कि इस बार पूरे देश में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। साउथ ईस्ट मानसून केरल तट को आने के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आने के लिए अगले 5 दिन में फेवरेबल कंडीशंस यानी अनुकूल वातावरण डेवलप होगा। इसका मतलब है कि नॉर्मल डेट के आसपास मानसून पहुंचेगा। गर्मी से तो लोग बेहाल हैं, लेकिन आस्था के चलते अयोध्या दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु राम की पैड़ी में स्नान करते नजर आए। बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे, इसी कारण से यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। गर्मी तो बहुत है, लेकिन यहाँ स्नान करने के बाद बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शीतल महसूस करते हैं हम लोग। बहुत राहत मिल रही है यहाँ पे, बहुत मन एकदम तृप्त हो गया यहाँ पे नहा करके। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई के बाद जून के पहले हफ्ते से लोगों को हीट वेव का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मौसम में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके चलते पारा नीचे गिरेगा और लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। भीषण गर्मी से जहां हम और आप बचते नजर आ रहे हैं और अपने अपने घरों में पंखे, कूलर और एसी की शरण में हैं, तो वहीं भारतीय सेना के जवान इस जला देने वाली गर्मी में भी अपने दायित्वों का पालन कर रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ के जवान भीषण गर्मी में भी भारत पाकिस्तान सीमा पर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जैसलमेर में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।